हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज एक न्यू फैन फिक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ। और मैंने कहा था कि आपको कौन सा एफएफ चाहिए, माफिया, मॉडर्न या फिर ओमेगा वर्स। तो सबसे ज़्यादा वोट माफिया में आया है, माफिया वर्ल्ड में। तो चलिए आज की न्यू फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बातें फैन फिक्शन के बारे में। ये वाला फैन फिक्शन में टॉप लानवांगजी है, बॉटम विंग है। लानवांगजी एक माफिया है और विंग एक नॉर्मल इंसान है। और विंग का भाई का नाम जियांग चैंग है और जियांग चैंग भी एक माफिया है। इन दोनों के बीच क्या क्या क्रिएट होती है, कैसे लव होती है, फिर इनके प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, ये सब कुछ लेकर ये फ़ैन फिक्शन है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वाला फ़ैन फिक्शन पसंद आएगा। और हाँ, इस फ़ैन फिक्शन को भी मैंने ही लिखा है, मैं ही इसका ऑथर हूँ और मैं ही एक्सप्लेनर हूँ। इस फ़ैन फिक्शन का नाम है ओनली फॉर यू और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। कहानी की शुरुआत में हमें एक ब्लैक कलर की कार दिखाई देती है जो कि एक रोड के साइड में आकर खड़ा होता है। जैसे ही वो ब्लैक कलर का कार वहाँ पर खड़ा होता है तो वहाँ पर उस बाज़ार में जितने सारे लोग थे वो इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं थोड़ी दूर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों ने एक लोग को, मतलब कि एक इंसान को पकड़ के रखा है और वो ज़मीन पे अपने घुटने टेक कर बैठा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, लग रहा है कि ऐसा अभी उसकी मौत आ जाएगी, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ है। और कुछ लोग जिनके हाथों में गन थे, वो लोग अपने हाथों में गन को लेकर उस पर्सन की साइड में खड़े हुए थे। और उन लोगों को देखते हुए वो पर्सन बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में मेरी बीवी है और मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपना मुंह बंद रखूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी उस ब्लैक कलर की कार को दिखाया जाता है जिसके आने की वजह से वहाँ पर जितने सारे लोग थे वो सारे के सारे भाग गए थे। तभी जो पर्सन अपने हाथों में गन लेकर खड़ा था वो पर्सन बोलता है कि लो, हमारे बॉस आ गए, अब तुम्हारी खैर नहीं। बहुत बहुत आए थे ना, तुमने क्या कहा था कि तुम कोर्ट में गवाही दोगे, वो भी बॉस के खिलाफ। तुम्हें नहीं पता कि बॉस कौन है। तभी दूसरे साइड में जो पर्सन खड़ा था अपने हाथों में गन लेकर, वो बोलता है कि उफ बेचारा, इन दिनों कितना उड़ रहा था ना हवा में, और आज बॉस इसका पंख ही काट देंगे, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा उड़ना बंद, तुम यहाँ से ज़रूर जाओगे लेकिन ज़िंदा नहीं, लाश बनकर। और ये बोलने के बाद वो लोग हंसने लगते हैं। और तभी गाड़ी के सामने वाला गेट को खोलकर एक पर्सन बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो गाड़ी की पीछे वाली गेट को खोलता है और वहाँ से एक वाइट कलर का कोट पहनकर, वाइट कलर का पैंट पहनकर एंड वाइट कलर का शूज़ पहनकर एक पर्सन बाहर आता है जिसकी आंखों में सनग्लास थी और उसके हाथों में एक स्मार्ट वॉच थी और वो दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था। और उस पर्सन को देखने के बाद जो इंसान घुटने टेक कर बैठा हुआ था ना, माफ़ी मांग रहा था, कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, जाने दो, वो इंसान कपकपाने लगा, डरने लगा, वो रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं कान पकड़ता हूँ, मैं नाक पकड़ता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना मुंह बंद रखूँगा, मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा, मैं किसी को भी वो बात नहीं बताऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर हांग वन जुन, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो यहाँ पर पता चलता है जो पर्सन अभी गाड़ी से उतरा उसका नाम हांग वन जुन है, लानवांग जी। लानवांग जी उसके सामने आता है, अपने सनग्लास को उतारता है। उतारने के बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि याओ, इसे पकड़ो, और फिर याओ सनग्लास को पकड़ता है और फिर इधर वांग जी उस पर्सन के पास जाता है और जाने के बाद वो उस पर्सन के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम ही हो ना वो पर्सन जो मेरे खिलाफ क्या 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 कर रहे थे तुम। और फिर तभी वो पर्सन कपकपाते हुए बोलते कि प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। लानवांग जी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे खिलाफ कोर्ट में तुम गवाही दोगे, तुमने वकील को ये बताया है। वो पर्सन कपकपाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर से ही नहीं निकलूँगा, मुझे जाने दो प्लीज़।
लन वांगजी उसके कॉलर को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे खिलाफ गवाही देगा, वो भी कोर्ट में। और फिर वो उसके कॉलर को पकड़कर उसे घसीटते हुए गाड़ी के पास लाता है और लाने के बाद उसे गाड़ी की तरफ पुश कर देता है और उसकी नेक को दबाते हुए बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई हांगवान जुन के खिलाफ जाने की? तुझे पता नहीं कि मेरे खिलाफ जो जाता है उसका क्या हालत होता है? ये सुनने के बाद वो पर्सन अपने कपकपाते वॉइस से बोलता है कि प्लीज़ सर, मुझे छोड़ दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कभी भी बाहर नहीं निकलूँगा घर से, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा, मैं भूल जाऊँगा कि मैंने कुछ देखा है। तभी वांगजी अपने मुक्के को बाहर निकालता है और बोलता है कि नहीं, तेरा ज़ुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। और फिर वो उसे मुक्का मारने ही जा रहा था, तभी उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है। वांगजी उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में था और किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया है, और कोई अगर वांगजी को कुछ काम करने से रोकता है तो वांगजी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि किसने उसके हाथ को पकड़ लिया है। वांगजी फुल गुस्से में उस पर्सन की तरफ मुड़ता है जिसने वांगजी के हाथ को पकड़ लिया था। जैसे ही वांगजी उसकी तरफ मुड़ता है, वो गुस्से वाली आंखों से उसको देख रहा था। अचानक ही उसका फेस का रिएक्शन चेंज हो जाता है। वो उस पर्सन को पूरी तरीके से अच्छे से देख रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे कोल्ड हो गई और वो अपनी कोल्ड आंखों से उस पर्सन को देखने लगा। उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसके कानों पर हेडफोन थी और उसने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ था और उसके पास एक बैग था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक स्टूडेंट है और उसकी बैग के साइड में 2 क्यूट ब्लैक एंड वाइट बनीज भी था। उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वांगजी उसको देख रहा था पूरा। फिर वो पर्सन बोलता है कि तुम इसे क्यों मार रहे हो ऐसे इतनी बुरी तरीके से? तुम अमीर एंड शक्तिशाली हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी मार सकते हो। ये सुनने के बाद वांगजी अपने हाथ को नीचे की तरफ झुका लेता है। तभी याओ आकर बोलता है कि तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? और तभी वांगजी अपने हाथ को इशारा करते हुए उसे चुप करने के लिए बोलता है। विंग बोलता है कि हाँ पता है, एक इंसान से बात कर रहा हूँ। एक इंसान ही तो है ना, एक इंसान होकर एक इंसान के ऊपर हाथ उठा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? वो कमज़ोर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाओगे, तुम उसे मार रहे थे। ये सुनने के बाद याओ बोलता है कि सर ये आपको। और तभी वांगजी याओ को इशारा करता है चुप रहने के लिए। याओ चुपचाप अपनी नज़र को नीचे झुका लेता है। सारे के सारे पर्सन को वांगजी इशारा करता है। वो सारे के सारे पर्सन जो थे वो अपनी गन को छुपा लेता है। विंग को दिखाया जाता है जो कि उस पर्सन को उठा रहा था और बोल रहा था कि अंकल उठ जाइए, क्या आप ठीक हो? तभी वो पर्सन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। और फिर लन वांगजी की तरफ विंग मुड़ता है और बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? दिखने में तो समझदार लग रहे हो और काफ़ी बड़े घराने के लगते हो, तुम बहुत रिच लग रहे हो और लग भी रहे हो कि तुम बहुत एडुकेटेड हो। तुम एक अपने फादर के समान इंसान के ऊपर हाथ उठा रहे थे। क्या तुम्हें बदतमीज़ी करने का शौक़ है? क्या तुम्हें घर में तमीज़ नहीं सिखाया गया है? वांगजी सिर्फ विंग को देख रहा था। विंग वांगजी को बोले जा रहा था, विंग वांगजी को डांट रहा था, बट वांगजी को अच्छा लग रहा था जब विंग वांगजी को डांट रहा था। वांगजी विंग की आंखों को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो उसकी लिप्स को देखता है जो कि चेरी रेड थे और उसका लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था और वो हिलते हुए ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग वांगजी को देखते हुए बोलता है कि क्या तुम बहरे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम एक बदतमीज़ इंसान की तरह खड़ा होकर मेरी बातें सुन रहे हो, कुछ जवाब भी नहीं दे रहे हो। और तुम इस इंसान के ऊपर क्यों हाथ उठा रहे थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे नाम में पुलिस में कंप्लेन कर सकता हूँ। वांगजी बस विंग को ही देखे जा रहा था, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वो विंग को पहली नज़र में देख कर ही पागल हो गया था। वो उसे लग रहा था कि वो अभी विंग को उठाकर यहाँ से लेकर चला जाए। वांगजी अपने मन में बोलता है कि ये कौन है? इसके जैसी खूबसूरत उमेगा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। कौन है ये? और पहली बार कोई इंसान मेरे सामने मुझे ऐसे डांट रहा है। विंग उससे और भी बोलता है कि मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ अंकल, आपको पता है ये अमीर लोग ना ऐसे होते हैं, वो अपने पैसों का और अपनी पावर का घमंड दिखाता है और तो और वो कमज़ोर लोगों के ऊपर हाथ उठाता है। और तो और अगर आप पुलिस में जाकर कंप्लेंट भी करोगे ना तो ये पैसे देकर वहाँ से बाहर आ जाएगा। ये सब इन लोगों को बोलने का कोई मतलब नहीं है। अंकल आप ठीक तो हो ना? आप चलो यहाँ से, यह इतना बदतमीज़ इंसान है।
इसने तो बात भी नहीं किया। इतनी बदतमीज़ इंसान मैंने पहली बार देखा अपनी ज़िंदगी में। और ये बोलने के बाद वो उस पर्सन को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी कुछ लोग उसे रोकते हुए बोलता है कि यही तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के साथ ऐसे बात करने की? तुम्हें पता है कि वो कौन है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन की इस इंसान को यहाँ से ले जा रहे हो? और तुम्हें पता है तुम अभी जिसके साथ बदतमीज़ी से बात कर रहे थे वो कौन है? ये सुनने के बाद विंग वांग जी की तरफ मुड़ते हुए बोलता है कि हाँ पता है, अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद। जिन लोगों के पास सिर्फ पैसा होता है अपने बाप के पैसे पर घमंड दिखाता है और दूसरे लोगों के ऊपर हाथ उठाता है। बदतमीज़ इंसान एक नंबर का। और तुम लोग अभी क्या बोल रहे थे कि मैं परमिशन के बिना अंकल को यहाँ से लेकर नहीं जा सकता? अच्छा पहले मुझे ये बताओ मैं किससे परमिशन लूँ? और ये रोड तुम्हारे बाप का नहीं है कि मैं तुमसे परमिशन लूँ। और ये बोलने के बाद वो अंकल को लेकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो लोग विंग को फिर से रोकते हैं और रोकने के बाद बोलता है कि रुको, तुम जा सकते हो लेकिन तुम इस पर्सन को यहाँ से नहीं ले जा सकते, समझे? जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मैं इसे यहाँ से ले जाऊँगा और तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक पाएगा। और तभी वो पर्सन बोलता है कि क्या कहा तुमने अभी? और तभी वांग जी बोलता है कि छोड़ दो उसे, जाने दो। ये सुनने के बाद वो सारे जो लोग थे ना वो बोलता है कि बॉस ये आप क्या बोल रहे हो? इसको हम जाने दे अपने हाथ से? वांग जी बोलता है कि मैंने कहा ना जाने दो उसे, छोड़ दो, अभी के अभी छोड़ दो। ये सुनने के बाद वो सारे के सारे जो इंसान विंग के सामने खड़े हुए थे वो सब वहाँ से हट जाते हैं और रास्ते को क्लियर कर देता है। विंग उस पर्सन को लेकर वहाँ से चला जाता है। याओ वांग जी के पास आता है और बोलता है कि बॉस आपने उसे जाने दिया? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि पहली बार किसी इंसान को देखा जो मुझे डांट रहा था। इसके जैसा खूबसूरत इंसान, खूबसूरत ओमेगा मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। इसकी आंखें, इसकी होंठ, इसका पूरा फेस कितना खूबसूरत है। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल धड़क रहा है, वो भी ज़ोर ज़ोर से। ये सुनने के बाद या बोलता है कि बॉस क्या आपको वो ओमेगा पसंद आ गया है? आपने बताया क्यों नहीं, हम उससे अभी उठा लेते। ये सुनने के बाद लान वांग जी बोलता है कि नहीं, उसे मैं उठा सकता था लेकिन ऐसे नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो खुद ही मेरे पास आए। मैं उससे दोस्ती करके प्यार करना चाहता हूँ, ना कि धमका के डरा के। याओ तुम्हारे लिए एक काम है मेरे पास। ये सुनने के बाद याओ वांग जी के पास आता है। वांग जी को याओ पूछता है कि हाँ सर बताइए, आप जो भी काम दोगे मैं उसे अच्छे से करूँगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि गुड, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो ओमेगा ये अभी मेरे पास आकर मेरा हाथ को पकड़ कर रोका, मुझे इतना डांटा, वो इतना खूबसूरत था, मेरा दिल उस पर आ गया है। पता लगाओ उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, उसके घर में कौन कौन है, और वो देखने में एक स्टूडेंट लग रहा था। पता लगाओ कि वो कौन से कॉलेज में पढ़ता है। ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, ठीक है? आई होप कि तुम इसे अच्छे से अपना काम करोगे पहले की तरह, जैसे तुम हर एक काम को परफेक्टली करते हो। ये सुनने के बाद या बोलता है कि जी सर, मैं अपना काम अच्छे से करूँगा, पहली बार की तरह, हर बार की तरह इस बार भी कुछ भी गलती नहीं होगा। मैं पता लगाता हूँ कि वो पर्सन कौन है और वो कहाँ से आया है और वो कहाँ रहता है, ठीक है? ये बोलने के बाद वांग जी बोलता है कि गुड, चलो अभी घर चलते हैं, मुझे कुछ काम है। और ये बोलने के बाद वो गाड़ी में बैठ जाता है और बैठने के बाद वो वहाँ से चले गए। वांग जी पूरी रास्ते में सिर्फ विंग के बारे में सोच रहा था, विंग की आंखों के बारे में, विंग के लिप्स के बारे में, विंग के पूरे फेस के बारे में सिर्फ वांग जी को याद आ रहा था। वांग जी के दिमाग में सिर्फ विंग घूम रहा था, विंग विंग और विंग। वांग जी अपने मन में बोलता है कि उसका नाम क्या था, ये भी तो नहीं पूछा मैंने। फिर सीन चेंज होता है, हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि उस पर्सन को लेकर उसके घर तक आ चुका था। विंग बोलता है कि अंकल आपको बहुत चोट लगी थी, मैंने आपको कितनी बार बोला एक बार हॉस्पिटल चलिए मेरे साथ, वहाँ पर अगर आप ट्रीटमेंट करवा लेते तो अच्छा होता ना। ये सुनने के बाद वो पर्सन बोलता है कि नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ और छोटी मोटी खरोच है, ठीक हो जाएगा। और देखो शाम होने वाली है, इसीलिए तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारे फैमिली वाले भी चिंता करेंगे। और हाँ, थैंक यू सो मच, आज मेरी जान बचाने के लिए तुम मेरे लिए एक फरिश्ता बन के आए। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि नहीं अंकल,
आप मेरे पापा जैसे हो, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आपकी जगह कोई भी होता तो मैं उसकी हमेशा मदद करता। ठीक है अंकल, गुड बाय, अपना ध्यान रखना, ठीक है। वो पर्सन बोलता है कि ठीक है बेटा, तुम भी कभी कभी मिलने हमारे घर आ जाना, तुम्हारे लिए हमेशा मेरा घर का दरवाज़ा खुला रहेगा। विंग बोलता है कि ठीक है अंकल, बाय। और ये बोलने के बाद विंग अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। विंग अपने घर में आता है। वो चुप चुप के घर में घुस रहा था क्योंकि शाम हो गई थी। वो घर में घुसने के बाद वो बोलता है कि घर इतना अंधेरा क्यों है। फिर तभी विंग धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है और तभी लाइट्स ऑन हो जाते हैं। विंग चुपचाप खड़ा हो जाता है स्टैचू की तरह, जैसे कि विंग चल ही नहीं रहा था। उसके सामने एक पर्सन बैठा हुआ था। वो बोलता है कि विंग, और ये वो सुनने के बाद विंग पीछे मुड़ता है। वो बोलता है कि जियांग चैंग, गुड इवनिंग, और वो एक स्माइल करता है। और फिर इसे देखने के बाद चैंग खड़ा हो जाता है और बोलता है कि कितनी बार कहा है कि जल्दी घर आया करो, और कितनी बार कहा है कि अपने साथ बॉडीगार्ड ले जाया करो, तो मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तुम्हारा वो माफिया बॉडीगार्ड मुझे नहीं चाहिए, और मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना। और हाँ, मुझे फ्रीडम पसंद है, मैं अकेला जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद जियांग चैंग उसे पूछता है कि विंग तुम कहाँ गए थे। विंग उसे बोलता है कि जियांग चैंग, तुम बहुत बुरे भाई हो, तुम मुझे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देते। तुम हमेशा बोलते हो कि घर में बैठे रहो, बॉडीगार्ड को लेकर जाओ। मुझे पसंद नहीं है सब, मुझे अकेला जाना पसंद है, तुम समझते क्यों नहीं हो। जियांग चैंग बोलता है कि विंग, तुम्हें पता है ना कि मैं एक माफिया हूँ, और बाहर कितने सारे दुश्मन हैं मेरे, और अगर उन लोगों को पता चल जाएगा कि तुम मेरे भाई हो, और अगर उन्होंने तुम्हारी कुछ, और तभी विंग बोलता है कि चुप रहो, किसी को पता नहीं है कि तुम मेरे भाई हो, और ना ही मैं किसी को बताता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मेरे मॉम डैड के साथ ही मैं रहता हूँ, और मैंने कभी बताया ही नहीं है कि तुम मेरे भाई हो, तो किसी को पता चलेगा कैसे। ये सुनने के बाद चैंग बोलता है कि विंग, अब से तुम अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर जाओगे। फिर विंग बोलता है कि अगर मैं बॉडीगार्ड लेकर जाऊँगा ना, तो सबको पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, और उसके बाद सब लोग मेरे ऊपर हमला कर देंगे। क्या तुम चाहते हो यही। ये सुनने के बाद चैंग बोलता है कि नहीं, हरगिज़ नहीं, तुम समझते क्यों नहीं हो विंग। विंग बोलता है कि मैं समझता हूँ, चलो अब मैं जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, ठीक है। और ये बोलने के बाद विंग अपने रूम में जाने लगता है। चैंग बोलता है कि इसके ऊपर नज़र रखना पड़ेगा, पता नहीं कब इसके ऊपर हमला कर दे, मुझे इसके लिए चिंता होता है, और इस बुद्धू को समझ में ही नहीं आता है। विंग को दिखाया जाता है, विंग अपने बैग को बेड के ऊपर फेंक देता है, और फिर वो लेट जाता है, और वो बोलता है कि आज का दिन कितना थकान भरा था, मैं थक गया आज का काम भी कितना मुश्किल था, कॉलेज में भी। और तभी उसे वांग जी की याद आ जाती है, और फिर वो बोलता है कि बदतमीज़ कहीं का। और फिर वो शावर लेने के लिए बाथरूम में जाता है। वो शावर लेने के वक्त वांग जी के बारे में सोच रहा था, वांग जी की फेस के बारे में उसे याद आ रहा था। वो बोलता है कि मैं उसे इतना क्यों याद कर रहा हूँ, वो मेरे दिमाग में घुस गया है क्या। वैसे वो दिखने में इतना अच्छा लग रहा था, दिखने में हैंडसम था, लग रहा था कि वो बहुत रिच फैमिली से है, फिर वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा था, वो अंकल को ऐसे मार क्यों रहा था। क्या अंकल ने कोई गलती किया है, मैंने पूछा भी नहीं। और कितना बदतमीज़ इंसान है, बात तक नहीं किया, मैंने उसे इतना बात किया, फिर भी उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं किया। इतना बदतमीज़ इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। विंग ये सब बोलने के बाद शावर लेकर बाहर आता है। फिर बाहर आने के बाद वो अपनी ड्रेस चेंज करता है। तभी मैडम यूँ नीचे चिल्लाते हुए बोलता है कि विंग, डिनर तैयार है बेटा, नीचे आ जाओ। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि आ रहा हूँ ना, चिल्ला क्यों रहे हो आप। विंग बोलता है कि हर वक्त सिर्फ खाना खाना खाना, और फिर वो जाकर टेबल में बैठ जाता है। जियांग फेंग मियान, जियांग चैंग, मैडम यू और विंग बैठे हुए थे। फिर विंग को देखते हुए मैडम यू बोलता है कि विंग, तुमने आज इतना लेट क्यों किया। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि वो दरअसल कॉलेज में कुछ काम था ना, इसीलिए। जियांग फेंग मियान बोलता है कि बेटा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, बाहर ऐसे घुमा मत करो, गाड़ी लेकर जाओ, अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर जाओ। और तभी विंग बोलता है कि अब चुप हो जाओ ना, अब जियांग चैंग की तरफ मुझे ऐसे भाषण मत दो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और फिर वो खाना खाने लगता है। जियांग चैंग बोलता है कि हाँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना, तुम्हें तो ऐसे घूमना अच्छा लगता है, वैसे
ऐसा घूमते हो जैसे कि तुम्हारा कोई है ही नहीं। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि चैंग प्लीज़ ना, मुझे बॉडीगार्ड ये सब गाड़ी वाड़ी से जाना पसंद नहीं है, मुझे मुझे अकेला रहना पसंद है। जियांग चैंग बोलता है कि वी वुशियान तुम मेरी बातों का। और तभी मैडम यू बोलता है कि चैंग चुप हो जाओ, विंग को खाने दो, वो अभी अभी कॉलेज से घर आया है। खाओ विंग, जल्दी से खाना खा लो, तुम पूरे दिन अच्छे से खाना भी नहीं खाए होगे। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि ठीक है, और फिर वो अपनी चॉपस्टिक को उठाकर खाना खाने लगता है। सीन चेंज होता है, अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग अपने स्केटबोर्ड को लेकर फुल स्पीड में कॉलेज की तरफ जा रहा था। इधर वांग जी को दिखाया जाता है, वांग जी के पास याओ आता है। याओ को वांग जी बोलता है कि कुछ पता चला। फिर याओ बोलता है कि इस फाइल में उसकी सारी डिटेल्स है, वो कौन है, उसका नाम क्या है, लेकिन मुझे एक बात पता नहीं चली को वो कौन सी फैमिली से है, क्योंकि उसके दोस्त लोगों ने बताया कि उसकी फैमिली के बारे में विंग कभी भी किसी को बताता नहीं है। वो बस इतना बोलता है कि वो अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा है, इसीलिए मुझे पता नहीं चला। बस मुझे इतना ही पता चला है कि उसका नाम विंग है, वी वुशियान, और विंग उसका निकनेम है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि इतना काफ़ी है, और फिर वो उस फाइल को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है कि वी वुशियान उर्फ विंग, तुम्हारी ज़िंदगी में ये लान वांग जी अब एंट्री करने वाला है, तुम बहुत लकी हो। और ये बोलने के बाद वो एक स्माइल देता है। और गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब वांग जी विंग से मिलकर क्या बात करता है, कैसे उन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। तो मिलती हुई एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।